बड़े पत्रकार हैं, क्राइम को भी काफी लंबे समय तक देखते रहे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में उनके माहिर है और लिखने में उनकी जो राइटिंग है वो कमाल की है। और बोलते हैं तो आपने देखा ही होगा, उनका चैनल चलता है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट, समझे। तो धीरेन्द्र जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मुलाकात से पहले ही लोकसभा की कार्यवाही अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई और जो देश को सच बताना चाहते थे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, जंतर मंतर को लेकर और देश के छात्र आंदोलनों को लेकर, वो जो सच है अब वो उनके दिल में ही रह गया। ये जो सत्र चला है 20 दिन, मतलब नहीं चला है जो, और जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर, फिर झारखंड के आंदोलन को लेकर और तमाम बातें हुई, पैलेट गन को लेकर। आप तो क्राइम को, इन्वेस्टिगेशन को भी बहुत देखते हैं। ये है क्या मसला सर? क्यों तो सरकार चुप रही और क्यों विपक्ष बसता रहा? सर आपको बहुत बहुत अभिवादन और तमाम सत्य की विजय को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हम लोग इसको ऐसे देखते हैं सर, पहले यहाँ से बात शुरू करें जो कल थी, जो आपने कही, क्योंकि ये ऐसी बात तो है नहीं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कि चलो युधिष्ठिर, आज चूंकि भीष्म पितामह जा रहे हैं, तो जो शास्त्रों को जानने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति है इस दुनिया से चला जाएगा, जो शास्त्रों को जानता है, शस्त्रों के बारे में सब जानते हैं। तो मुझे लगा कि आप इस तरह के किसी रहस्य की उम्मीद कर रहे थे कि आपको लग रहा था कि भाई राहुल गांधी और जो मल्लिकार्जुन खड़गे कहेगा कि चलो राहुल आज हम मिल आए अमित शाह जी से, तो ऐसा कुछ होना नहीं था, ये सीधा जान लीजिए। एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि कल मुझे महाभारत आपने कहा। मैं भोला आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं वही बात होगी। अर्थ तो तो लोग गूढ़ अर्थ आप समझते हैं, गूढ़ अर्थ आप समझते हैं शब्दों के। दरअसल लोग तो सब समझते हैं कि आप जो कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ, हम और आप समझे ना समझे, जो हमको सुन रहे हैं वो सब समझते हैं। मैं कल एक बात को लेके, मतलब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, दर्शकों को भी बड़ा मतलब लगेगा अजीब सा। कल मैं देख रहा था कि वो जीत के भी हारे हुए दिख रहे थे और कांग्रेस मतलब जो जीत का उसको लग रहा है उसने एक जीत हासिल की, वो उसको जीत के भी उसका जश्न नहीं मना पा रहे थे। और जिन लोगों को ये लग रहा था वो हारे हुए वो जीते हुए थे, ऐसा मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ा अजीब सा लगा जब मैंने सुना कि किरण रिजिजू ने कहा भाई मुझे बड़ा वो रहा, वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए और तमाम चीजें कि भाई संसद, और देखा गया कि भाई एक पार्लियामेंट मिनिस्टर ऐसे कोशिश करता है, दिख रही थी कि भाई वो चाहता। लेकिन राहुल गांधी ने कल, अगर ये सेशन कल से पहले खत्म हो जाता, ये सेशन कल अमित शाह के उस बयान से पहले खत्म हो जाता या उस बयान पे खत्म हो जाता, तो भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक किसी उम्मीद के साथ जा सकते थे। कल जैसे ही राहुल गांधी ने जवाब दिया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे इतना अच्छा अपने आप को उस पिच पर अपने आप को पा लिया है कि हाँ मैं इस पिच पे बहुत, मतलब ये 20 दिन पहली बार होगा, मतलब 20 जुलाई से अब तक। विजय जी आप तो मतलब मुझसे अच्छे कवर करते हैं उन सबको, लेकिन आप देखेंगे कि 12 साल में सरकार पहली बार आपको लग रहा था कि जैसे किसी पहलवान ने किसी बड़े पहलवान को पकड़ लिया हो, खोची में भर लिया हो और वो पलट के पॉइंट नहीं देना था। लेकिन अचानक राहुल गांधी को पता नहीं क्या हुआ, उसने पीछे गया और जाके अपने स्टंप पे बल्ला मान लिया बैटिंग करते हुए। आप अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आपको टीम की स्ट्रेटजी भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि टीम को जीतना है, टीम को हारना है। आपके शतक से जीतते नहीं है, कई बार सचिन तेंदुलकर के शतक से टीम नहीं जीतती, सेंचुरी हो जाती है लेकिन जीतते नहीं है। और मैन ऑफ द मैच उस आदमी को मिल जाता है जिसने मैच 35 रन बनाए लेकिन 3 विकेट लिए, 2 कैच पकड़े। कल क्या हुआ कि जब अमित शाह ने देखा, भाई देखिए ये लड़ाई तो परसेप्शन की है सर। मैं इस बात को ऐसे देखता हूं कि आपको याद होगा कि 1971 से 75 तक ऐसा थोड़ी कि इंदिरा गांधी की कोई वो गिर गई थी सांसदों की संख्या, वो तो ताकतवर थी भाई, जीत के आई थी, सांसद तो उतने ही थे, बीजेपी के सांसद तो बढ़ गए। तो फिर ऐसा क्यों लग रहा? क्योंकि लड़ाई परसेप्शन की थी। कल राहुल गांधी ने इतने दिन तक जो वो ये बताना चाह रहे थे, मतलब जो भी उनके अपने समर्थक उन पर यकीन कर रहे होंगे और बीजेपी के अपने समर्थक उन पर यकीन कर रहे होंगे, लेकिन लड़ाई जो 14 से 17% जो स्विंग वोटर होता है उसके लिए होती है, वरना जो समर्थक है वो तो वही खड़ा ही है, वो तो रहेगा ही, वो तो वहीं रहेगा।
तो इसीलिए कोर का लड़ाई नहीं, उसको जो है राहुल गांधी, मुझे लगता है कि उनको लग रहा होगा, उनकी टीम को भी लग रहा होगा कि वो अच्छा कर रहे हैं भाई, एक प्रेशर बना रहे, सरकार नहीं आ रही है। और मैं इस बयान को यहां भी मैंने क्यों कहा कि अमित शाह अगर कल उस बयान पे खत्म कर देते और ये संसद नहीं चलती तो भी राहुल गांधी एक बड़ा बाय कर सकते थे, जब उन्होंने कहा कि साहब मैं जाना चाहता हूं लेकिन वो सुनेंगे नहीं, सुनना नहीं चाहते तो मैं नहीं गया। ये कोई कह नहीं सकता भाई, यार वो सुने ना सुने आपका काम है, आप होम आप तो मिनिस्टर कह है, सकते हैं। ये पहला सेशन है जिसमें कोई होम मिनिस्टर नहीं होंगे। तो मैं कई सारे दोनों चीजें की बात कर रहा हूं, मतलब जो मेरी समझ में आ रहा। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कर दिया, खुशी के मारे राहुल गांधी को उसको बताया कि अमित शाह ऐसा बोला तो वो इतने उछल गए, उनको समझ में नहीं आया कि पहले तो मैं क्या करूं, पहले तो उस रिपोर्टर से ही लड़ने लगे कि तुम मुझे टोकते हो क्या। वो उन्हीं को कवर करती है बेचारी, वो कह भी रही है कि मैं तो कांग्रेस कवर करती हूँ, लेकिन जहाँ कहाँ जब रण में उन्मत्त होता है व्यक्ति तो उसको कहाँ दोस्त कहाँ दुश्मन, वो तो एकदम आगे बढ़ चुके हैं। तो उन्होंने कहा है आपने मुझे टोकते। खैर उसके बाद उन्होंने कहा जो बात सबसे बड़ी कही कि साहब अमित शाह की इमेजिनेशन हम सुनना नहीं चाहते, बयान नहीं सुनना चाहते। अरे तो संसद में जाके नाचता है क्या गृह मंत्री? आप सुनना क्या चाहते हो, यानी आप कहना क्या चाहते हो? जो मीम चलता है कल वो वापस उन पे जाके चिपक गया शाम। अरे यार आप कहना क्या चाहते हो? अगर विदेश आपको बयान चाहिए था, अगर आप देखो 20 जुलाई से आज तक संसद की पूरी लड़ाई इस बात पर है विजय सर कि वो चाहते हैं कि गृह मंत्री बयान दे। यही तो कहा उन्होंने कि भाई किसने गोली चलाई, किसने किया, आप बयान दीजिए, बयान दीजिए, सब जगह लिखा हुआ। अचानक वो आदमी कहता है कि हमको बयान नहीं सुनना उसका, और उसका तुरंत उसका जो चेला है, जो मैं सांसद बन गया तो मैं इसलिए संसद की जो गरिमा मैं उसको साथ कह देता हूँ, पवन खेड़ा, वो क्या मतलब आप हमारे गांव मतलब गांव गवांड में कहावत है कि आप जो है मूर्ख आदमी से जब बात करेंगे उससे कहेंगे कि यार तू उल्टे फावड़े से क्यों खोद रहा, तो वो आपके हाथ में फावड़ा थमा देगा, कह ले तू खोद के दिखा उल्टे से। मतलब वो अपनी समझ, तो वो कह रहा है कि उसने उनको कहा तो कह रहा कि हाँ वो उसके बयान को हम क्यों सुनेंगे। अरे तो फिर होम मिनिस्टर का तुम करोगे क्या सदन में? मुझे ये बताइए आपका विरोध क्या है? देखिए इसको कहते हैं पॉलिटिक्स, मतलब जो नब्ज को कंट्रोल करना होता है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन वहीं बॉल को कैच करता और अपने घर चला जाता जीत के, मैच खत्म करता। लेकिन वो लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसा था जो बाउंड्री पे खड़ा खिलाड़ी भाग के गया भी और उछल के गेंद लेके छक्के के पार कर गया बॉर्डर के। भाई आप मुझे एक बात मतलब मैं नहीं समझ पाया कि आप कोई भी नहीं समझ पाया हो कि यार आप गृह मंत्री से आखिर चाहते क्या हो? मतलब आपने इस्तीफा या तो आप पहले दिन कहते। देखिए आपका 20 जुलाई से अब तक की लड़ाई आप क्रमिक तौर पर देखते चलिए। आपने कहा भाई छात्रों पे जवाब देना होगा, किसने चलाई, क्या चलाई, बयान दे, भाग रहे हैं संसद से, डर रहे हैं संसद से। तो उन्होंने आखिर में आए, वो समझ गए यार अमित मालवीय वालवीय का ये खेल नहीं है, इनके बस की कुछ है नहीं, ये सिर्फ बेचारे किसी जो इन्हीं के पक्ष का कोई होगा यूट्यूबर, उसी की गाली बजाते रहेंगे कि ये देखो ये भी कांग्रेसी है टाइप। तो वो पूरी की पूरी उनकी धुल गई थी, पूरी जो एक्सपोज हुई। इसमें बहुत सारी चीजें एक्सपोज, जैसे बीजेपी का हमेशा टीम का कब पता चलता है गहराई का, जब टॉप प्लेयर कहीं अलग खड़े हो जाए, अलग हो, टॉप प्लेयर आउट हो जाए, या आप जब इंडियन ए से खिलाते हैं, याद कीजिए आप देखिए तो अपने खिलाड़ी टेस्ट करते हैं। इसमें बीजेपी ने अपने खिलाड़ी टेस्ट करने की कोशिश की और वो नाकाम हुई। वो पता चल गया कि उसकी बल्लेबाजी में गहराई नहीं है। आप उनका पूरा आईटी डिपार्टमेंट है जो सबसे वाहियात है, जो यही नैरेटिव नहीं बना पाया कि भाई आप कि इनकी डिमांड क्या है, राहुल गांधी को अगर देखना चाहिए। देखिए एक सबसे बड़ा सवाल ये है सर, अगर हम इसको एक बहुत सोची समझी राहुल गांधी की बहुत बढ़िया, बहुत खुश हो रहे होंगे उनके लोग तो, जो उनको रात दिन अमित शाह को बेचारे रात में सोते नहीं, अमित शाह ये बताते रहते हैं रोज अपने स्क्रीन पे, वो ये इसलिए खुश होंगे कि साहब ये बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कोई ऐसी स्टोरी थी कि जो आपने स्टूडियो में बैठ के डिस्कस की, अपने रिपोर्टर के साथ प्लान की, ये कैमरा होगा? अरे एक अभिजीत दीपके नाम का एक आदमी आया जो वहां खड़ा था, स्टूडेंट्स का मसला हो गया, आपको शशि थरूर ने आपकी औकात बता दी कि भाई यार आपकी गूंज में गूंज नहीं पैदा हो रही। तो वो देखिए वो एक दूसरे हायर किए गए मुद्दे के साथ खड़े हुए थे और उसको उन्होंने सदन के खत्म होते होते जाने दिया। मेरा ये मानना है अगर आप इस पूरे सदन की बातचीत। जी सर। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छे से आपने कहा, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई एक तो वो जीतने वाले हार गए, जीत कर हार गए, और एक हार कर जीत गए। और ये बहुत अच्छी लाइन आपने बोली कि कैच किया लेकिन बॉर्डर लाइन क्रॉस कर ली। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, और खिलाड़ियों की टेस्ट वाली बात उस पर मैं आगे आऊंगा, लेकिन
ये बताइए, आपने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ, तो ये पहली बार ऐसा क्यों हुआ 12 साल में कि अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी, खासतौर से अमित शाह जी को ही लेते हैं क्योंकि अभी इस पूरे प्रकरण का धुरी जो है अमित शाह जी हैं, और अमित शाह जी को हम पिछले कई साल से देख रहे हैं कि वही संसद को एक तरह से नियंत्रण कर रहे हैं सरकार की तरफ से। तो क्यों ऐसी वजह, क्या आपको ऐसी वजह लगती है कि वो गायब रहे वहां पर? मैं इस बात का कोई तर्क नहीं मानता कि वो कहें कि चैम्बर में था, चैम्बर कुछ होता नहीं है। देखिए, मुझे कई बार लगता है कि हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप में जो बहुत सारे लोगों को जो इस तरह की गालियां देते हैं ना कि संसद नहीं चलने दे रहे, इनके सांसदों की सैलरी रोक दो, विपक्ष ऐसा वो अराजक तो है, वो दरअसल डेमोक्रेसी को मतलब उनको समझते नहीं लगता है। है कि उन्होंने रील बनाने से ही डेमोक्रेसी बनती है। रील नहीं बनती है। डेमोक्रेसी में ये पार्ट होता है, स्ट्रेस बनाना होता है। क्योंकि पूरे के पूरे सेशन धो दिए थे अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी ने, और सुषमा उन्होंने जी। ये भी बयान और ये साफ कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी है सदन चलाना, हमारी नहीं है। विपक्ष का काम तो उसको जो अपना तरीके से हासिल कर, दैट इज वेरी फाइन, कोई बात नहीं। तो आप इसमें देखेंगे कि ये सरकार ने कोई अनायास नहीं किया, और ये कोई, मुझे नहीं लगता कि अमित शाह, अच्छा मैं इसका कारण आपको बताता हूं, आप माने ना माने, और मैं तो मेरी समझ से हूं क्योंकि मैं तो क्राइम के हिसाब से देखता हूं जिंदगी। आप ये सोच के देखिए कि अगर इस 20 जुलाई से पहले मेन टारगेट क्या था राहुल गांधी का, मुझे राहुल गांधी के बयानों के आधार पर आप या कोई भी ये बता दे कि अमित शाह उसके सेंटर निशाने पे थे, 10 के बुलाई अमित शाह थे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे? ठीक है। बुलाई नरेंद्र मोदी थे। 20 जुलाई के बाद अमित शाह सदन में नहीं आते हैं। हल्ला होता, पैलेट गन भी आती है कि भाई वो मान लेते हैं कि चलाई गई, ये सब हो गया, चलिए ठीक है। आप ये देखिए, वो नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, और राहुल गांधी का गुस्सा बढ़ता जा रहा, तेज बढ़ता जा रहा कि उनकी बात नहीं मान रहे। मतलब वो भी, मैं नहीं कह रहा कि राहुल गांधी जैसे दोस्त जैसे लोग बहुत सारे मानते हैं ना कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं होता। राजनीति विपक्ष में भी अपने थिंक टैंक होते हैं, वो सब जीतते हैं अपना तरीका। जनता को, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी राजनीति बनाई हुई थी कि वो शुरू में तो उन्होंने एक टारगेट बना लिया कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे अमित शाह, परसों आ जाएंगे, तरसों आ जाएंगे। तो आप देखेंगे शुरुआती दौर का, आप देखिए अमित शाह सदन में आओ, भगोड़ा, ये सब, और उन्होंने इंस्टिगेट करने के लिए पॉलिसी शुरू की। वो चाहते थे कि अमित शाह इंस्टिगेट हो। राजनीति में अपनी नसों को उसी तरह कंट्रोल में रखा जाता है जैसे शतरंज में रखा जाता है। आप उत्तेजित नहीं होते हैं, जो बोलेगा सो कुंडी खोलेगा, वो वाली कहानी है। तो वो बोले ही नहीं। अच्छा, आप जो चौथे पांचवें दिन के बाद, मैं इसलिए कह रहा दर्शकों, आप जो मैं कह रहा हूं आप जाके चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूं, मैं जो कहता हूं उसके लिए या तो मेरे पास रेफरेंस होगा या मेरे पास कोई कारण। आप देखेंगे वो लगातार गुस्सा बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी गुस्से में गालियां देने पे आ रहे हैं, वो भी रणनीति है, वो चाहते हैं कि इंस्टिगेट हो। और उधर अमित शाह की बहुत शानदार स्थिति है कि अब आपके पास और कोई नहीं रह गया, मैं हूं, आओ पंचिंग बैग, आइए आइए आइए, और वो सदन में नहीं आते हैं। तो आप आज जब सदन खत्म हो रहा है, जब सदन का सेशन आज खत्म होने जा रहा है, इस सेशन का अभी पता नहीं कि वो उसको स्पेशल छोड़ेंगे या अगले सेशन के लिए या साइनेडाई कर देंगे, देखना पड़ेगा। ये साइनेडाई कर दिया, साइनेडाई कर दिया। 11 बजे ही मुझे उम्मीद थी, क्योंकि वो लोग कह रहे थे आज बोलेंगे, तो मैंने हंसते हुए कहा था कि मैंने कहा नहीं, सारे सांसदों ने कल ही फ्लाइट बुक कर ली होंगी, इतना किसी के पास टाइम नहीं कि वो यहाँ बैठ के बैठे, क्योंकि खेल होना था वो हो गया। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बॉल सिक्सर जो है उसने बाउंड्री लाइन के बाहर जाके कैच किया। अब जो बड़ी अच्छी बात ये थी कि अमित शाह इस पूरे मसले को लेकर, अब उन्होंने आपकी बुलसाई जो 10 नंबर पे से थे, आप 8 पे ले आए। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक हैं, इस पार्टी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं और उसको जो पॉलिसी स्ट्रेटेजिस्ट बनाते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो आप एक तरह से देखें तो सही है, मतलब कांग्रेस को, लेकिन दूसरी तरह से देखें तो अमित शाह ने जानबूझ के पीछे रह के आपके गुस्से को, आपके सेंटर ऑफ जो अटैक अपने ऊपर झेल लिया, अपने ऊपर ले लिया। और अब पूरी लड़ाई आप देखेंगे अगले सेशन तक, आपके पास कोई सवाल मुद्दा ही नहीं। आप कहेंगे क्योंकि आपने प्रधानमंत्री को उस मुद्दे से बाहर निकाल दिया जो संसद तो उनके पास थी। भाई सीएम पीएम है ना, वहां से निकले पीएम, सब चीजें, पीएम की सरकार है, सब चीजें नहीं। अब तो मुद्दा अमित शाह है, और अमित शाह यही चाहते थे कि आइए, और इसमें ये मेरी समझ है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ठीक है, ये अच्छा पक्ष है इसका।
मुझे नहीं लग रहा कि वो आके फोन मुझे कर रहे हो कि भाई धीरेन्द्र पुंडीर, और मेरी किसी के साथ बातचीत नहीं दोस्तों। मैं बता दूं, वो दूसरे पत्रकार होते हैं जो मीटिंगों में चाय पीते होंगे। मैं तो सड़कों पे रहता हूँ, मेरे से मुझे कोई बुलाता नहीं, पैसे दे के चाय पीनी पड़ती है। तो मुझे ये लगता है कई बार कि ये जो स्ट्रेटजी थी अमित शाह की, और मैं बार बार एक बात बोल रहा था कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अपनी इस लाइन पे बढ़ते रहें, और राहुल गांधी के इर्द गिर्द दिक्कत ये नहीं होती सर। मैं नहीं मानता कि कोई नेपोलियन या अलेक्जेंडर इतनी सारी ये जानता होगा कि ये जो पहाड़ों की भूमिकाएं हैं ये क्या होती है। उसके लिए आदमी होंगे बताने वाले कि साहब वहां इस तरह का पहाड़ है। ठीक है, वो तो होता है, सब जगह होता है, सब जगह आपस पार करते हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी के पास जो ये पहाड़ों की ऊंचाई बताने वाले हैं, उनकी भी नीचाई आपने देख ली कि एक ऐसा मुद्दा आपने 12 साल में ढूंढ लिया। आपको किले में दरार दिख रही है क्योंकि सरकार बैकफुट पे थी, लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, आप नहीं पकड़ पा रहे हो। इस देश के युवा को दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा भाई, मैं उसमें नहीं जाता कि वो कितने ने सुसाइड किया क्या नहीं, इसको छोड़ दीजिए। मैं एकदम बिल्कुल एज ए रिपोर्टर की तरह देखता हूं कि भाई पेपर भी आउट हो रहे हैं सर, लीक हो रहे हैं, आपके करप्शंस के चार्जेस भी हो रहे हैं, एनटीए आपने बॉडी बनाई जितने उसमें मूल है उससे कहीं ज्यादा आपने संविदा पे रख दिए, सारी चीजें। और देश के प्रधानमंत्री को पेपर कराना पड़ रहा है। एयरफोर्स के प्लेन से पेपर जाएंगे तो एयरफोर्स लड़ेगी कि यहाँ प्लेन भेजती रहेगी। मतलब एक जनरल बात कह रहा हूं। तो उसके पास एक जी था, उनके पास कारण था उनका। लेकिन देखिए ये जो संकट आता है, फिर उससे बहुत सारे लोगों को आपत्ति होगी। संकट होता है क्रेडिबिलिटी का। अभी तक विपक्ष अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश नहीं कर पाया। मैं ये खरीदू नहीं, ये तो बात सही है, तुमने ये बता दिया कि इस मैगी में आटा है, इस मैगी में ये है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया जो सामने तुम मुझे बता रहे हो उसमें मैं ये दूंगा, क्योंकि तुम्हारी दी गई मैगी तो मैंने 50 साल खा लिया। उसको खाने के बाद ही तो मैं डॉक्टरों के पास गया था, इनको ढूंढ के लाया था। तो अब कोई बेहतर डॉक्टर आएगा तो मैं समझूंगा। इसीलिए सर मुझे लगता है कि ये बहुत हो सकता है खुश हो, खुश होने का राइट है सबको है, और हम लोग भी अलग अलग आइडिया से अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये दिमाग का खेल था, और जिसमें आखिर में अमित शाह ने खड़े होकर ये कहा कि ये तुम्हारे जो आसपास ये जो खेड़ा वेड़ा जो आपने इकट्ठे कर लिए गांव में, ये सब काम के नहीं है, ये नहीं जानते कि खेल हो क्या रहा है, मुझे मालूम है। इसीलिए मैं अच्छा आप ये सोचिए, अगर कल अमित शाह बयान नहीं देते तो आपने इससे पहले कितने पार्लियामेंट मिनिस्ट्री देखे होंगे, बहुत सारे देखे होंगे जो यही कहते रहते हैं विपक्ष आ नहीं रहा साहब, हम तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे, सभी कहते हैं भाई, वो कोई नई चीज थोड़ी कह रहे। और वो इतना भावपूर्ण भाषण देते हैं ओम बिरला साहब की, साहब मैं तो अरे ऐसे ही यार, वो हमने ऐसे ही सुना, मीरा कुमार भी बेचारी ऐसे ही बोलती रहती थी छोटे से शब्दों में। पीए संगमा साहब खुद ही छोटे से थे लेकिन अच्छे लगते थे, हेड मास्टर की तरह। बलराम जाखड़ सी बहुत बड़े थे, वो भी ऐसे ही बोलते थे। तो ये कहानियां हैं, ये सब राजनीति है। कल अमित शाह एक दांव लेके आए और उन्होंने टेस्ट किया। मैं फिर कह रहा हूं, वो भी गलती हो सकती थी, लेकिन अमित शाह को जितना यकीन अपने इस अमित मालवीय पे होगा, उससे कहीं ज्यादा यकीन उनको राहुल गांधी पे है। और राहुल गांधी के यकीन पे खले उतरे, उन्होंने उतर के दिखाया। हालांकि उनके पत्रकारों ने, बेचारों ने बहुत दिनों से, जिनको आंखें बंद हो जाती हैं, जिनकी बाकी सब पे पूरी जिंदगी, जिन्होंने पत्रकारिता राजनीति पता ही नहीं चला कहाँ अंतर होता है, वो सब समझदारी बता रहे थे कि देखिए कितना बड़ा खेल हो गया। अरे खेल हो गया यार, जनता खेल करती है, तुम खेल करते हो क्या? आज तक वीपी सिंह अकेला उदाहरण मैं मानता हूं जो मीडिया या जब पत्रकारिता ने जिसको किसी को नेता बनाया होगा। अभी बाकी तो सब यार तुम रोज हराते हो, रोज जीत के आ जाते हैं इतने सालों से। मतलब एक तो आपके दोस्त हैं जिनको हर चीज में आंधी, वो कहते हैं कि हवा चल रही है क्या कांग्रेस की, कह रहा नहीं सुनामी सुन रहा हूं। वो पता चला बेचारे का वहां पता चला पानी नहीं था, वो तो समंदर भी नहीं था, वो रेगिस्तान में खड़ा था। तो इस तरह के लोग कल बहुत खुश हुए। मैं हंसने लगा कि यार पता नहीं ये जानबूझ के बेचारे ऐसा कर रहे हैं, या पता नहीं वो मोतिया बिंद वाला जो लिख के नहीं आता, क्योंकि मुझे याद है वो वर्ड भी मोतिया बिंद उसने लिखा था ना, रेणुका ने, तो उसको बेचारी को याद नहीं रहा। कि मुझे 2014 का याद है जब उसने, हम लोग यशवंत सिन्हा के घर गए थे, याद होगा जब उसने विरोध किया था, तो उसने पहला वर्ड बोला था बाहर निकल के, तब आप हमको हेड कर रहे थे पॉलिटिक्स। तो जानते हो उसने क्या बोला था? मुझे नमोनाइटिस नहीं हुआ। तो आज तक उसको दिमागी मेनिंजाइटिस है, बेचारा ढूंढ रहा कहाँ गया कहीं नहीं। तो देखिए हम लोग, जनता तय करती है।
हम लोग सिर्फ कहते हैं कि यार इस नेता ने ऐसा सोचा होगा, वो नहीं कहता कि ये नहीं हुआ होता तो कुछ वो हुआ होता, कुछ तो और। ऐसे ही। अच्छा, एक चीज समझाइए कि मान लीजिए अमित शाह जी, क्योंकि जो घटना हो गई, लेकिन मुझे कोई ऐसी घटना नहीं लग रही, मतलब घटना हो गई, लाठीचार्ज भी हो गया, जो भी चीजें हुई, उससे कोई सरकार गिरने वाली हो, और यदि होम मिनिस्टर उस पर बयान देते तो उससे कोई बहुत पहाड़ नहीं टूट जाता। तो क्यों अमित शाह जी ने इस बयान को, भाई एक स्टेटमेंट भी सरकार दे देती मान लीजिए 10 दिन पहले कि ये स्टेटस है, हमने ये काम किया है, सरकार ने जांच करवाई है, फलाना निगाना को हटाया नहीं हटाया, जो, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता, क्या हाउस नहीं चलता था? आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी फिर जंप कर जाते जहां पर आप निशाना बना रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स अभी तक वही समझते हैं, बाकी तो कोई समझ नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन। हम लोग जब पत्रकारिता में भी पढ़ते हैं तो पत्रकारिता तो चूंकि सिर्फ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जितना क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन जो कमांड है वो नीचे तक जाती है, उतना ही सक्सेसफुल वो पॉलिटिक्स। आप ये सोच के देखिए सर, आप जो कह रहे हैं वही मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी ने भी एक पॉलिसी बनाई। पहले 2-3 दिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, पहले 2-3 दिन सरकार हो सकता है संसद में इसलिए नहीं गई कि उसको हंगामा था, वो था, बहुत ज्यादा था। और चूंकि सर हम लोग अब उस एक तरह से पॉलिटिकल जो सौहार्द या मर्यादा या जिसको कहें उससे कहीं आगे जा चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जिस देश में प्रधानमंत्री की मां बहन की गालियों को कुछ पत्रकार कुछ वो जायज करार दे दे या ये कह दे ये कूलनेस की निशानी है, तो वहां आप कोई ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि फिर वो वॉर में तब्दील हो जाती है। ये सिर्फ एफसीआरए पे थोड़ी हो रहा है, ये मुद्दा तो अब कहीं और चला गया। ये सिर्फ लाठियों पे थोड़ी हो रहा है, ये तो कहीं और चला गया। क्योंकि तुम झारखंड में रंगे हाथ पकड़े गए, रात में अंधेरे में लाठियां बजाई गई, और कोई रंगे हाथ पकड़े गए का मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि मैं ये मानता हूं और एज ए मतलब इतने सालों तक कवर करने के बाद मेरा ये मानना है कि ये कॉल सिर्फ प्रतीकात्मक होती हैं कि संसद चलो, विधानसभा चलो। आप अंदर घुस के क्या करोगे? नियम बना लोगे? पीएम को कुछ नहीं होता, वो तो केवल एक प्रदर्शन का तरीका है, लोगों को खड़ा करने का, इकट्ठा करने का। वहां नहीं जाना है, आप अंदर घुस गए मान लो, और उसको रोकने का एसओपी एक जैसा होता है पूरे देश में। राज्य सरकारों को भी यही होता है कि हमको अंदर नहीं जाने देना भाई, बल्कि मैं कहूंगा पूरी दुनिया में एक तरह का होता है। मैं कह रहा कि चलिए हम अपने देश में रहते हैं ना, कि भाई चलो मान लो हम ये देख लेते हैं कि भाई आपको अंदर नहीं घुसने देना, ये डीसीपी ने बेचारे ने ये शपथ ली हुई है, वो आपको नहीं जाने देगा, उसके पास जो एसओपी है उनका फॉलो करेगा। आप एक लेवल तक पहले 2-4 दिन तक ये इशू आपका काम कर रहा था, 5वें-6ठे दिन आपने किया, देखिए ये 2G नहीं था, ये कोयला स्कैम नहीं था, आप संसद को बचा रहे थे। अगर आपको, मैं नहीं जानता कि मतलब आप भी किस तरह देखते होंगे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं इन सारी चीजों को सोशल मीडिया पर भी जरूर जाके एनालाइज करने की कोशिश करता हूं कि लोग सोच क्या रहे हैं, दोनों तरफ के लोगों का संख्या क्या है। अगर आप देखेंगे बीजेपी का स्टांस समर्थक, वो कह रहा कि तुमने लाठियां नहीं बजाई इसलिए गाली दे रहा वो मोदी को। अगर आप गौर करेंगे, ये राहुल गांधी के समर्थक उछल रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो बहुत बड़ी नहीं, आपको मालूम नहीं है कि आपसे उनको कितनी ज्यादा दिक्कत है, और वो संख्या में ज्यादा है, जीत के आए हुए हैं। अभी तक आपने कोई चुनाव नहीं जीता कि आप ये बता दें कि नहीं साहब हम तो बहुत बढ़िया थे। केरल में आप 61 पे निपट गए, केरल में आप मुस्लिम लीग के समर्थन पे खड़े हैं, असम में आप 19 में से 17 मुस्लिम जिता के लाते हैं, आप बंगाल में 2 जीतते मुस्लिम जीतते हैं, तो आपको मालूम नहीं आप किस उससे लड़ रहे हैं। आपकी पूरी पॉलिटिक्स आपको ये मालूम ही नहीं कि वो किस तरफ जा रही है, और आप ये सोच रहे हैं कि आप छात्रों से धो लेंगे। नहीं, लोग आप पे यकीन नहीं करते हैं, अभी आपको कुछ और करना होगा। आप पूरे अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे, जो राइट, जो अगर हम लोग लेफ्ट राइट करें, वैसे लेफ्ट राइट कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूं कि जो इस सरकार के समर्थक हैं, आप डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं लेफ्ट एंड राइट। हाँ, मतलब सिर्फ क्लैरिटी रहे इसलिए बोलते हैं। अगर आप ये देखिए कि वो लोग इसलिए नाराज हैं कि आपने उनको ठीक से सबक नहीं सिखाया, आपने लाठियां नहीं बजाई, क्योंकि कोई भी आदमी ये बर्दाश्त करेगा नहीं कि संसद में घुसना, किसको मानेगा भाई। तो इसीलिए आप इसको बहुत बड़ा अप्रोवर नहीं कर रहे। मैं फिर आपको कह रहा हूं, लोगों को लग रहा होगा ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन, लेकिन इसमें कोई कंट्राडिक्ट नहीं, ये क्लैरिटी है बॉस कि संसद के अंदर नहीं घुसने दिया जा सकता जब तक इस देश में कोई प्रभुसत्ता है।
जब तक ये देश सॉवरिन है तब तक संसद के अंदर इस तरह की कोई गुंडों की फौज नहीं घुस सकती। वो जो अंदर घुसना चाहती है वो गुंडे हैं, वो छात्र, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं भाई। देश में इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई हैं 67 में, लोगों को मालूम है, तो कोई नई चीज नहीं है। संसद में घुसोगे तो गोली खाओगे, क्योंकि तुमको जाके नियम बनाना है क्या वहां? बहस तो संसद में होगी। तो इसीलिए इस पूरे मसले में पहले 3 दिन 4 दिन सरकार ने ये भावनाओं का कद्र किया, और उसके बाद चूंकि कैलकुलेशन में हमेशा कहता हूं पॉलिटिक्स बहुत रूथलेस होती है, हमेशा ठंडे कमरों में होती है, उसमें इमोशंस की जगह नहीं होती है। जो इमोशंस के नाते चुनाव जीते जाते हैं, इमोशन पे चुनाव हारे जाते हैं, लेकिन लॉ इमोशन पे नहीं बनते हैं। हार्ड राजनीति इमोशन पे नहीं होती है। हार्ड राजनीति बाकायदा कैलकुलेशन से होती है, जीत हार के गणित से होती है। बीजेपी ने अपना मूवमेंट आगे बढ़ाया, और आप देखिए कि लोगों के अंदर इतना प्रेशर उसने क्रिएट कर दिया कि जब वो जेपीसी में भेज रही है तो उसके समर्थक उसको गालियां दे रहे हैं, जबकि उनको मालूम है कि उसने जेपीसी भेज के वक्फ पारित कराया। तो देखिए इस पूरे को हम क्या देख रहे हैं, हम ज्यादातर जो लोग हैं वो राहुल गांधी की इस रणनीति को देख के लाहलोट हो रहे हैं कि एक सरकार को नहीं आया, ये आ गया, भगोड़ा हो गया। ये मतलब नहीं, बिल सारे पास हुए इस पूरे सेशन में। मुझे तो मैं बताओ, हमेशा कहता हूं कि जब आप हाउस नहीं चलने देते, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, कोई भी विपक्ष रहा हो, सबने तो बिल पास फायदा करा, सरकार का होता है। क्योंकि सरकार मैंने का। आज तक नहीं देखा कि सरकार का जो ऑफिशियल बिजनेस होता है, जिसे हम बिजनेस कहते हैं, गवर्नमेंट बिजनेस, बिल्स पास कराना, वो तो हो ही जाते हैं, बल्कि नहीं, उनके लिए ज्यादा आसानी हो जाती है सरकार के लिए। मैं उससे भी बड़ा काम क्या हुआ सर, जो जो मुझे लगता है जो इनको समझ आना चाहिए था यार, 1 घंटे क्वेश्चन आवर आप क्यों मिस कर रहे भाई? इस पर तो खैर मैं हमेशा ही इस राय का हूं कि जवाब क्वेश्चन आवर तो आप ही का है पूरा का पूरा, वही, उसको क्यों मिस आप करते उसको हैं? सरकार को उसमें रोज घेरिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप, मैंने इसीलिए कहा कि देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन आपको परिवार की भूमिका से मिल गया होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन आप बने नहीं अभी, आपको लीड करना होता है आगे जाके। देखिए जनता, देखिए ये देश 2 ही तरह के लोगों को सर अपना नायक मानता है, सन्यासियों को या सम्राटों को। बीच में कोई ये वही नहीं रहता होते। है। ललितादित्य मुक्तापीड़ आपकी कहानियों में गायब हो जाएगा, लेकिन आज भी इतिहास में अगर लोग जाएंगे तो स्कंदगुप्त, ललितादित्य मुक्तापीड़, उनमें खोजते हैं हाँ, नायक, या है ना? तो या फिर सम्राट हो या फकीर हो, आपने प्रूव भाई कर दिया कि सन्यासी या सम्राट, भाई इसका कोई रास्ता नहीं। तो ये जो कर रहे हैं कि नहीं साहब मैं अभी टी शर्ट पहन के यहाँ और ये करके मैं ऐसे हो जाऊंगा, जैनजी नहीं हो पाओगे यार। रात को पजामा कुर्ता पहन के शादी में जा रहे हो, और दिन में बैगी पहन के और वो पहन के तुम संसद में आ रहे हो, मजाक समझ रहे हो क्या? स्कूल में भी ड्रेस होती है, यहाँ कम से ऐसी तो मैं, मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं, मेरा किसी वस्त्रों को नहीं, लेकिन चूंकि आप बात पॉलिटिक्स की कर रहे हैं और बात नैरेटिव की आप कर रहे हैं, बात आप ये कर रहे हैं नैरेटिव कैसे फॉर्म होते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा सिर्फ इसलिए है, वरना मेरा कोई व्यक्तिगत वो नहीं भाई वो हो अच्छी सकता है है। उनका ये नैरेटिव हो कि भाई इससे नौजवान उनके साथ हाँ आएंगे, क्योंकि वो हाँ, नौजवान लग रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा कि मैं उनके उसमें नहीं, लेकिन मैं मेरे तौर पे मुझे लग रहा कि ये कोई मैसेज नहीं दे रहा है। अच्छा, एक चीज समझाइए सर कि आपने बहुत क्राइम कवर किया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस भी किए, ये मसला क्या? अब ये जो रहस्य था वो तो रह गया संसद के अंदर, यदि होम मिनिस्टर साहब बोलते तो बोलते। ये पैलेट गन का हिसाब क्या है? एक तो ये समझाइए, पैलेट गन चली कि नहीं चली, वो आप बताएं, क्या आपको लग रहा है ऐसा हुआ, और ये किसके आदेश पर होता है? और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि जब धीरेन्द्र जी से बात कर रहे हैं तो ये पूछिए, वो पढ़े लिखे आदमी है आपसे तो ज्यादा, कि भाई ये पैलेट गन आई क्यों दिल्ली में? पहले तो ये बताइए मुझे, जिन आदमी ने आपको ये कहा उनकी पढ़ाई कितनी है, क्योंकि वो अंतर ही नहीं कर पा रहे कि भाई एक आचार्य से आप उसके शिष्य की तुलना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो गड़बड़ है। आप उनको किताबें बताइए वो पहले। पढ़े लिखे लोग। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको बता देता हूँ आपका सवाल, कि पैलेट चली, ये उन्होंने माना है ना, कि अब उसमें तो कोई ऐसा इशू है नहीं, क्योंकि पैलेट दिख रही है भाई, और पैलेट्स होती हैं, और ये जान लीजिए इस देश में नहीं दुनिया में, क्योंकि आपको गोली नहीं चलानी, आपको लोगों की जनहानि रोकनी है। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि 1967 में अगर पैलेट चलती साधुओं पे तो इतने तो नहीं मरते। तो ये जरा सा कारण है, जरा सा जो बेसिक समझ है। दरअसल लोग इतना ज्यादा घूम घूम के बातों में जाते हैं, सीधी बात है कि अगर आप पैलेट चलाते तो लोग नहीं मरते। दूसरा कि वो पैलेट का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, आप ये जानिए, एसओपी है। वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि सेम उस पर जब भी आरएएफ या तमाम जो अब राइट कंट्रोल के लिए बनाई गई, तब नहीं थी, लेकिन सीआरपीएफ की बटालियन है, राइट कंट्रोल के लिए स्पेशली इसीलिए तैयार की गई है कि आपको गोली नहीं चलानी पड़े, उससे पहले लास्ट मेजर के तौर पर आप पैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कश्मीर में
कश्मीर एक अलग इस देश का राज्य था जिसको इतना फीड कराया गया था कि जो आपके घर में आता था टीवी तोड़ता था, आपका सोफे में आग लगा देता था, आपके किचन में जाके पेशाब कर देता था, लेकिन आप उसको कहते थे राजा बेटे, नहीं 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 राजा बेटे कपड़े पहन। वो जो है उसने पैलेट को इतना ज्यादा डेमोड, वरना तो वहां उन सब पे गोलियां चलनी चाहिए थी। जो भीड़ आग लगा रही है, जो सरकारों को जला रही है, लेकिन सरकार को एक पॉजिटिव उसके तौर, और वो यूपीए के टाइम में चली, ऐसा नहीं कि वो उसमें चली है। 10-11 में तो यूपीए ही था ना सर, या कुछ और था? सबसे ज्यादा डेथ हुआ, हाँ तो यूपीए के समय में हुई थी। फिर बाद में 16 में याद है बुरहान वानी वाला मसला हुआ, तो हम लोगों ने देखा तो उसको वहां सारे ग्रज काम करते थे, वहां मल्टीनेशनल वो मतलब बहुत 14 देशों की तो एजेंसीज का इंटरेस्ट होता है वहां, तो वो सब अखबारों में जो लिखता रहा और उनका विक्टिम कार्ड चलता रहा। यहाँ तो एसओपी क्या है पैलेट गन की? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा भाई ये सवाल पूछिए कि पैलेट गन की दिल्ली में एसओपी के तहत वो यहाँ पर आई। मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको, दिल्ली में नहीं है सर, मैं यही तो बताना चाह रहा कि देश में कहीं भी होगी, राइट कंट्रोल में उनके पास होता है। ये लास्ट मेजर के तौर पे तो बाकायदा ग्रेडेड होते हैं कि पहले कब आपको धक्के के साथ खड़ा करना है, कब आपको इसका इस्तेमाल, कब बैटन का इस्तेमाल करना, सब कंप्लीट है, अपनी मर्जी से कोई नहीं चला सकता सर। और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि ये आपको मालूम है कल परसों आपने वहां देखा था रांची में वो लड़की ने पकड़ लिया ना उसको, उससे पूछा यार पैलेट गन लेके क्यों खड़े हो, तो वो वहां कैसे पहुंच गई रांची में? ये सवाल वही कर सकते हैं जिन लोगों को ये मालूम नहीं कि राइट कंट्रोल में क्या क्या चीजें एसओपीज में, ये एसओपीज है, इसीलिए तो उन्होंने कहा बीएनपीआरडी अब हटाएगा या जो भी देखेगा नई चीजें। लेकिन ये इसलिए वो आपने देखा होगा पुलिस अधिकारी इसको बैक कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी इसको बैक कर रहे हैं कि भाई हम ये जरूर करेंगे क्योंकि हमको दी गई है, एसओपी है ये। अच्छा दूसरा क्या है कि आप कौन फैसले लेता है? फैसला हमेशा जो वहां मौजूद होता है वो लेता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेता है, जो वहां मौजूद एसडीएम या वो सब होते हैं। ये नहीं कि आपने मर्जी आई और आपने गोली चला दी, नहीं ऐसा नहीं होता। कोई पुलिस वाला अपनी मर्जी से गोली नहीं चला सकता। इसलिए समझिए कि ये सारे गन के ऑर्डर, उसके ऑर्डर एसओपी वाइज जाते हैं, और वहां भी बाकायदा मौजूद थे उन लोगों ने। अब तो ये भी आ गया कि वो लोग अपना बताया कि कब उनको क्या चलाना पड़ा। अब देखिए अमित शाह अगर उस दिन सदन में बोलते तो मेरा मानना है कि उन्होंने अपनी दूसरी रणनीति पे ज्यादा काम किया। वो जब अगली बार बोलेंगे तो मैं आपके यहाँ दर्शकों को सबको कह रहा हूं कि हम उसके बाद सेम बात करेंगे, और आप देखेंगे कि वो एक एक चीज बताएंगे कि इस समय इस बज के ये किया गया, नहीं मैं यही इसीलिए मेरे को था कि भाई अमित, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि अमित शाह को छुपाने के लिए, अमित शाह ने तो चला ही नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, फोन करके पूछेगा, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या कि डीआईजी अटवाल साहब, ये संधू आपको अच्छे से याद होंगे, सरवण मंदिर में जाते हैं, उनका मर्डर हो जाता है, उनको आतंकवादी गोल भाग के अंदर सराय में घुस जाता है, मारते हैं, सबके आंखों के सामने हुआ, देश के वहां घूम रहे थे, पत्रकार वहां घूम रहे थे, मर्डर। उसके बाद वहां का एसएसपी अमृतसर का जो उनका जूनियर था, क्योंकि उनको डीआईजी अभी बनाया गया था उससे पहले, वो फोन करके पूछता है दरबारा सिंह को, सीएम को, कि साहब मैं क्या करूं, लाश बाहर होगी। तो सीएम क्या कहता है कि रुको मैं श्रीमती इंदिरा गांधी से बात करता हूं। वो पीसी अलेक्जेंडर को फोन करता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम कहता है कि यार वो तो आज इंदिरा गांधी तो राजस्थान में। 2 घंटे बाद वो अप्लाई करता है, गोली नहीं चला। गाली देता है दरबारा सिंह गुस्से में और कहता है कि ठीक है, अपने सिपाहियों को बोलता है कि तुमको अंदर नहीं घुसना है। वो मांग के लाते हैं लाशें। ऐसे थोड़ी होता है सिस्टम भाई, सिस्टम ऐसे ब्रेक होते हैं। वहां बाकायदा स्टैंड स्टिल ऑफिसर होते हैं जो ये फैसले करते हैं। ये अलग बात होती है कि उनको सरकार की तरफ से गो अहेड होता है, वो पहले ही हो चुका होता है। जो मीटिंग होती है उसमें अपने अब वो तो होगा। ये एक बात बताइए, एसडीएम के पास इतनी ताकत होगी, वो एचएम को फोन करेगा, अमित शाह जी से बात करा दो, गोली चलाओ ना चलाओ। क्या बच्चों जैसी बातें करते हैं भाई ये। वो मुझे लगता है कि वो दरअसल ये उसके लिए ठीक है राजनीतिक लड़ाई में, लेकिन अगर आप उसको प्रोसीजरली देखोगे तो ये कहीं नहीं टिकेंगे। संसद पे घुसने को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा देश की, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। ये चूंकि इनके दिमाग में तो कुछ है नहीं, वो बेवकूफी की बातें हैं। दरअसल कई बार आता है कि वो, मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स अब उस अंदाज में नहीं होगी, क्योंकि आप एनार्किज्म की बात कर रहे हो। कल भी आपने एनार्की की बात की। आप ये सोचिए कल उस बात पे कंगना रानौत हंस पड़ी भाई। तो आप सोचिए जिसके हंसने पे सब लोग हंसने लगते हैं कि वो जो 3 बार अगर कोई उसको जोक सुनाया जाता है तो वो 3 बार हंसती है। माफ करना ऐसा कि पहली बार तो समझ में नहीं आता, सब हंसते हैं। दूसरी बार कहती है सब हंस लिए तो वो समझ में आ गया, हंस लिए। और तीसरी बार में इसलिए हंसती है, पहले 2 बार ऐसे ही हंस रही थी। तो वो भी कल हंस दी राहुल गांधी पे कि यार तुम क्या कह रहे हो, कि वो सदन में यार बोले नहीं,
बयान किस चीज का चाहिए? तो यार आप सोच के देखो, आप एनार्किज्म नहीं कर सकते हो। एक लेवल के आगे मर्यादाएं होंगी, और ये मर्यादाएं संविधान में लिखी नहीं गई थी, क्योंकि जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने ये सोचा था कि कभी इतनी मर्यादाएं लांघी नहीं जाएंगी। क्योंकि आप एनार्किस्ट नहीं हो सकते हैं। आप संसद के अंदर घुसने की जो भी पैरवी कर रहे हैं, वो सिर्फ ब्लैक में टिकट बेच के बाद में आ सकते हैं, ठीक है ना। वो ब्लैक के टिकटिए हैं जिनको ये लगता है कि फिल्म हिट होनी चाहिए ताकि टिकट ब्लैक हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिल्म इंडस्ट्री की मदद कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बस इतना ही है। चलिए, आखिरी बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत सारे लोग समझ जाएंगे। मेरे जैसे तो भोले लोग हैं जो कम समझते हैं आपकी बात को, जैसे सीधे लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ आखिरी बात कि संसद का सत्र खत्म हो गया, अमित शाह जी बोले नहीं, राहुल जी खुश हो गए, राहुल जी जीत गए जैसा कि आपने बताया, मतलब वो मानते हैं। मैंने नहीं बताया ये, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। नहीं, आपने ये बताया कि राहुल जी मानते हैं कि वो जीत गए। मैं ऐसे नहीं, वो तो हमेशा से मानते हैं। वो जो आदमी 99 सीटों पे ऐसे कर सकता है और 240 को, तो उसका गणित कहाँ का होगा मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो आप ही को देखना चाहिए। ठीक है। तो लेकिन आखिरी सवाल कि इस पूरे मसले का 20 जुलाई से अभी तक का न्यूज पॉइंट क्या है? न्यूज पॉइंट यही है कि सरकार ने अपने बिल पास करा लिए और अगला सेशन फिर आएगा, और सरकार एक ऐसी जगह से फिसल के निकल गई, जैसे पहलवान तेल लगा लेता है ना अपने शरीर पे, तो उसके बाद वो बच के निकल जाता है। तो एक अच्छी जगह पर फंस गई थी, कॉर्नर कर लिया था, और आपने सब कर लिया था। एक फिल्म याद है आपको, एक पिक्चर आई थी, वो पिट गई, मतलब सर उसके सामने, क्योंकि वो दीदी तेरा दीवर दीवाना टाइप कोई पिक्चर आई थी, जिसमें माधुरी दीक्षित हीरोइन थी, सलमान खान। उसी के समय एक और फिल्म आई थी, अंदाज अपना अपना। हाँ। तो उसमें वो जो है, उसके हाथ में एक लड़ाई तो फनी थी, बच्चे हंसते हैं, तो उसमें वो उसके हाथ में एक पिस्टल आता है, तो वो कहता है एकदम ऐसे खड़े हो जाओ, तो सारे बदमाश ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो फिर वो कहता है बराबर वाला आमिर खान को, सलमान ऐसे करता है, फिर कहता है ए अमर, वो कहता क्या, कहने देखो इसमें तो गोली नहीं है। तो मतलब वो जो, मतलब खुद ही कह देता है कि उस पिस्तौल में गोली नहीं है। तो उन्होंने हाथ खड़े करवा दिए, और फिर खुद ही कह रहे कि यार हमारे पास अगला कोई कदम नहीं है। आपके पास अगला कदम होना चाहिए था, सरकार के पास था, इसीलिए लास्ट में वो आए, अमित शाह आए, उन्होंने स्टेप वाइज कोशिश की। सरकार मुझे लगता है इस मामले में ठीक रही, क्योंकि उन्होंने अगला भी प्लान तैयार किया। और देखिए, ऐसा थोड़ी अमित शाह को मालूम नहीं कि अगली बार नहीं करेंगे क्या सर सदन में, वो तो है ही, इसमें है? सबको पता है लेकिन क्या। तब तक पानी बह चुका होगा इस मुद्दे का। नहीं, तब तक तो वो इश्यू थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना। यदि उसी पर चलेंगे तो फिर लोग भी सवाल करेंगे कि इससे कहीं आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। मैं यही कहना चलिए, चाह रहा। चलिए सर, आज का तो ये बहुत अच्छा रहा, और आपने जिस तरह से इस बात को समझाया है, सब लोगों को समझ में आई होगी बात की असल बात क्या है। तो यही है, इसे ही कहते हैं, जहां पर उन्होंने खत्म की ना कि अंदाज अपना अपना, तो धीरेन्द्र जी का ये अंदाज है समझाने का। जूता भी ऐसे मारते हैं प्यार से कि आपको लगता है आशीर्वाद ही दे रहे हैं, सर मैं तो जैसे नंगे पैर आपको समझ में आया हो। आप गलत सूचना दे रहे हैं, मैं तो नंगे पैर रहता हूँ, मैं तो पहनता ही नहीं जूता। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। एक पक्ष ये भी था। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास धीरेन्द्र पुंडीर जैसे मित्र हों जो आपको रास्ता ठीक से बताएं। प्रणाम।